Good morning, students. Today's thought: God does not give us all that we like. God gives us all that is good for us. अर्थात भगवान हमें वह सब कुछ नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमें वह सब देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम लोग अपने भविष्य को नहीं जानते। हम लोग वर्तमान में जीते हैं और अपने भविष्य की अच्छी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने भविष्य को देखे हुए नहीं रहते। लेकिन ईश्वर भगवान सब जानते हैं। वह हमारा बीता हुआ कल, जो हमारा आज बीत रहा है और जो हमारा कल आने वाला है, वो सारी घटनाओं को, सारी चीज़ों को, हमारे बारे में जितनी भी चीज़ें घटनाएं होती हैं सबके बारे में भगवान पहले से ही जानते हैं। तो हमें उसी तरफ, उसी ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। तो भगवान अपनी ओर से हमें वही देना चाहते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सटीक रहता है। ओके, आज का कोड है MPS 67। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी। आज हमारा चैप्टर का यह नाम है। इस चैप्टर के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि किसी मजबूर और लाचार माँ की स्टोरी है। उसे एक माँ को बेबस कब देखा जाता है? जब उसके संतान पर, उनके बच्चों पर कोई दिक्कत आती है, तभी एक माँ बेबस हो जाती है कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती है। तभी उसकी बेबसी दिखाई पड़ती है। तो उसी चीज़ को इंगित करते हुए यह कविता लिखी गई है। इस कविता को लिखने के कवि का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जब छोटे थे, जब वो बाल्यावस्था में थे, तब उन्होंने एक माँ और उसके बच्चे की अपंगता को बहुत नज़दीक से देखा था। उस बच्चे की अपंगता पर माँ कितनी बेबस थी, कितनी लाचार थी, इस घटना को कुंवर नारायण यानी इस कविता के कवि ने बहुत नज़दीक से देखा था और अपने बचपन की इसी कल्पना को उन्होंने इस कविता में उभारा है। ठीक है, कभी कभी हम लोग, क्या होता है, जब हम लोग कुछ छोटी बचपन की कुछ घटनाएं हम लोगों के दिमाग में इस तरह से छा जाती है कि वह घटना या वह कहानी या कोई स्टोरी कुछ भी होती है, तो वो हमें बहुत दिन तक, बड़े होते तक भी हमें, हमारे मन में वह घर कर लेती है। और कभी उस प्रकार की वैसी ही कोई घटना होती है दोबारा, तो हमें बचपन की उसी घटना का याद फिर से आ जाता है। उसी तरह कुंवर नारायण भी अपने बचपन की उसी घटना को याद करते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा था। उन्होंने इस घटने को बचपन में देखा जब वो बाल्यावस्था में थे, लेकिन उस माँ की बेबसी, लाचारता को देख करके उनके मन में ऐसी भावना अंदर घर कर गई कि यह घटना उन्हें बड़े होने तक भी याद रहा। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो कहानी या कविता हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, तो कभी कभी तो पढ़ा दिया जाता है और स्टोरी समझ में नहीं आती है, या कुछ समझते हैं तो हम लोग उतनी गहराई पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और वैसी ही घटनाएं जब हम अपने आसपास देखते हैं या सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं बड़े होने के बाद, तो हम लोग अपने बचपन की उस कहानी और उस कविता, उस घटना को भी याद करते हैं। तब हम लोगों को क्या होता है, बचपन की पढ़ी हुई कहानी का मतलब, असली अर्थ हमें बड़े होकर के भी समझ में आता है। कभी कभी होता है, हर बच्चों के संग में, हर इंसान के संग में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग
आवेगवश पढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक हम लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कभी कभी माइंड भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर विकास होता है, हमारा दिमाग का भी विकास होते जाता है, तब हम उस चीज़ के बारे में डीपली, यानी अंदर तक की जितनी गहराई की बातें हैं उसको जानकारी में लेते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो इस कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने भी, कवि ने उस समय तो उस माँ की बेबसी को देखा, समझा और ये समझ लिया कि एक छोटा सा बच्चा है और वह अपंग है और उसकी बेबसी देख कर के माँ लाचार है, बस उसे इतना ही दिखाई पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए और उस माँ की बेबसी के बारे में जाने कि वो माँ कितनी बेबस थी और अपने बच्चे की लाचारता, और जब वह बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा, यानी वह अपंग था। अपंग में ये नहीं होता है कि सिर्फ हाथ पैर ही अगर काम नहीं कर रहे तो वह अपंग है। कान से ना सुनना, आँख से ना देखना, या हमारी कोई भी इंद्रियाएं जो काम नहीं करती हैं, शरीर की जो इंद्रियाएं होती हैं वो काम नहीं करती, तो वह इंसान भी अपंग होता है। जैसे यह बच्चा भी कान से बोल नहीं पा रहा था मुंह से, तो इसको भी इसको अपंग बच्चे पे ही बोला जाता है। यह भी एक प्रकार का अपंगता है। तो इसकी इस अपंगता को देखकर माँ कितनी बेबस थी, इसकी फीलिंग कवि को बड़े होने के बाद हुई और इसी फीलिंग को उन्होंने इस कविता में उभारा है। ठीक है, आइए मैं इस कविता को पढ़कर बताती हूँ। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, खेलने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। इतनी पंक्तियों का अर्थ यह है बच्चों कि यहाँ एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया जा रहा है और उस बच्चे का नाम है रतन। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। बच्चे कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि जब वो भी छोटे थे और बच्चों के साथ खेलते थे, तब उस समय उनके पास एक ऐसा बच्चा भी आता था खेलने के लिए साथ में, जिसका नाम रतन था। और वह पता नहीं कहाँ से हमारे पड़ोस में रहने आया था और वह घर से निकलकर खेलने के लिए आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, खेलने में हम बच्चों की तरह। रतन जो बोल नहीं सकता था, यानी वह मुंह से कुछ बोल नहीं सकता था, अपनी बातों को वह इशारों के द्वारा ही बताता था और समझाता था। वह हमारे साथ खेलता था। जिस तरह हमारे खिलौने का एक अंग टूट जाता है, सपोज़ कोई हमारा खिलौना है, उसका एक हाथ टूट गया या उसकी एक पैर टूट गई या गर्दन निकल गया, तो जिस तरह वह टूटा हुआ खिलौना हमारे सामने रहता है, उसी तरह वह बच्चा जवान मुंह होने के बाद भी वह बोल नहीं पा रहा, वह एक टूटे खिलौने की तरह ही हमारे नज़रों के सामने दिख रहा था और वैसा बच्चा हमारे साथ खेलने आया था। लेकिन हम बच्चों के लिए वह अजूबा था, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल बच्चे थे, हम लोग अपनी बातें मुंह से बोल रहे थे और एक दूसरे की बातें समझ रहे थे, लेकिन वह हमसे भिन्न इसलिए था कि वह बोल नहीं पा रहा था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम लोग उस बच्चे को देखकर, यानी रतन को देख करके हम लोग थोड़ा उससे घबराते भी थे। जब भी हमारे सामने कुछ ऐसे बच्चे हमारे सामने जब आते हैं, तब हम लोग पहले उनसे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ रहते रहते फिर हम लोग उसकी
दोस्ती को स्वीकार कर लेते हैं और फिर हमें इस चीज़ की घबराहट नहीं होती। तो जैसे पहले वह भी गया था, रतन भी सब बच्चों के संग खेलने गया था, तो सारे बच्चे थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि वह जो कहना चाह रहा था उसके इशारों को कोई समझ नहीं पा रहा था। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वह कह रहा था, ना हम उसकी इशारों को समझ रहे थे, और कभी कभी उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी, उसकी भयभीत आँखों को भी हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो लोग खुद बच्चे थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे की भावना उतनी गहराई तक नहीं समझ पाएगा। हाँ, हालांकि उस जगह में कोई बड़ा इंसान होता तो वो समझ जाता, लेकिन वह भी बच्चा था, रतन भी बच्चा था, और कवि भी उस समय बच्चे थे, और भी उनके सारे सहपाठी बाल्यावस्था में ही थे। इसलिए रतन की बातों को, उनके इशारों को वो उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे वह बेहतर समझने लगा हूँ, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम लोग उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, उसके इशारों को नहीं समझ पा रहे थे, और जितनी देर रतन खेलने आता था हमारे पास, उसकी माँ भी वहीं बैठी रहती थी और अपने खेलते हुए बच्चे को बैठकर निहारा करती थी। लेकिन उस समय तो मैं उसकी माँ की आँखों की बेबसी को नहीं समझ पा रहा था। उसकी माँ इसलिए बैठती थी उनके बच्चों के सामने और रतन के पास में इसलिए बैठी रहती थी क्योंकि उसका बच्चा शरीर से अपंग था, यानी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा ना हो कि वह कुछ कहना चाहता हो और बाकी बच्चे उसकी बातों को ना समझ पाएँ, और इस कारण उसके बच्चे, उनका खुद का बच्चा और बच्चों के संग ना खेल पाएगा। इसलिए इस डर से और उनके मन में बहुत सी ऐसी भावनाएं उठती थी कि मेरे बच्चे के संग में और बच्चे भी साथ में दोनों सहपाठी बन जाएं। कुछ अगर वो नहीं कह पाता है तो मैं समझा दूंगी। ये सारी बेबसी उसके मन में, उनकी माँ के मन में थी। इसलिए उनकी माँ भी, रतन की माँ भी और बच्चों के संग में जब रतन खेलता था तो माँ उनकी बगल में बैठी रहती थी। यही सब अब बच्चे थे उस समय रतन की माँ की बेबसी कवि नहीं समझ पाते थे, किंतु जब वह बड़े हो गए और इस घटना के बारे में जब वह दोबारा सोचे, बैठकर सोचे, तब उन्हें उस समय इस चीज़ की तो फीलिंग नहीं हुई। लेकिन जब वह बड़े हो गए तब उनसे, रतन से ज़्यादा बेबस उनकी माँ उन्हें नज़र आई। जब इस चीज़ की फीलिंग उन्होंने कब किया, जब वह बड़े हो गए। बड़े होने के बाद हमारी भावनाएं, हमारे विचार बदल जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को गहराई से, डीपली से समझ पाते हैं, और बचपने में तो हम लोग हर चीज़ को ऐसे ही नॉर्मल ले लेते हैं। उसी तरह कभी भी जब थोड़े से बड़े हो गए तब इस बात की गहराई को समझे कि रतन से ज़्यादा उसकी माँ ज़्यादा बेबस दिख रही थी। उन्हें यह चिंता खाए जा रही थी कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ ना हो। उसकी भावनाएं, उसकी बातें और बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएं, और बच्चों की तरह ही और बच्चों के साथ वह आपस में मिल जाए और एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। बस इसी भावना से उनकी माँ रतन के साथ बैठी रहती थी जब रतन खेलने जाता था। ओके,
मुझे आशा है कि मेरे इस तरह से समझाने पर आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, एक बार इस कविता को आप खुद भी पढ़ेंगे, पढ़ के जिस तरह से मैंने समझाया है एक बार वीडियो देखकर उसको एक बार क्लियर कर लेंगे। ओके, तब आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, अच्छा, कॉपी में चैप्टर का आप लोग नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर, ये देखिए रेड मार्किंग किया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, क्योंकि हमसे भिन्न था, यहाँ तक आप कॉपी में राइट करेंगे। ओके, राइट करने के बाद क्वेश्चन आंसर है, मैं बताती हूँ, और कुछ एक्सरसाइज भी है। कुछ एक्सरसाइज मैंने इसी में फिल किया है और कुछ एक्सरसाइज कॉपी में किया है। ओके, भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह के काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरिए। जैसे खिलौना है, टूटने के कारण और उसका नतीजा। गाड़ी, पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद, पिचक जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाता। ओके, ये कॉपी में आप लोग करेंगे। और दूसरा ये है, ये दोनों आप लोग कॉपी में करेंगे। ओके, दूसरा एक्सरसाइज ये है, बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इसी सूची से तुम और कितने शब्द जोड़कर बना सकते हो, जैसे बेजान, बेचैन, बेईमान, बेकार, बेनाम, बेसहारा, बेहिसाब, बेखौफ, बेघर, बेचारा। ओके, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में करेंगे, पेज नंबर 71। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक माँ की बेबसी। यद्यपि बच्चा पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता में अदृश्य पड़ोस की बात की गई है। क्यों? पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर रतन बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था, इसलिए अदृश्य पड़ोस की बात कही गई है। ओके, रतन के अंदर की छटपटाहट उसकी आँखों में किस रूप में प्रकट होती थी? रतन के अंदर की छटपटाहट उसकी आँखों में जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में प्रकट होती थी, क्योंकि उसे और बच्चों के साथ में रहने में दिक्कत आती थी, क्योंकि वह बोल नहीं पाता था, तो अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाता था, इसलिए सोचता था कि मैं जल्दी से घर चला जाऊं। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि वह माँ चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर सकती थी। कवि को किसकी याद अधिक आती थी? कवि को रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी की याद आती थी। नीचे लिखे भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, कभी भी हो सकती है। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो,
पर वह तुरंत ना मिल सकती हो। इच्छा कहाँ होती है? मन में। घबराहट, कोई गलत काम करने पर जब भी गलती होती है तब घबराहट होती है। छटपटाहट, जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता, किसी भी इस समय पर हो सकती है घबराहट, छटपटाहट। आँखें और नज़रें किस प्रकार की होती हैं? आँखें होती हैं सहमी आँखें, क्रोध भरी आँखें और शरारती आँखें। नज़रें होती हैं प्यार भरी नज़रें, उम्मीदी नज़रें, इससे उम्मीद इंसान लगा सकता है, और डरावनी नज़रें। ओके, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए। आँख दिखाना, मुझे आँखें मत दिखाओ। नज़रें फेर लेना, काम निकल जाने पर राम ने नज़रें फेर ली। नज़र चुराना, गलती करने पर मोहन नज़रें चुराने लगा। आँख पर पर्दा डालना, पुलिस गलत काम देखकर भी आँखों पर पर्दा डाली है। आँख का तारा, शगुन अपनी माँ की आँख का तारा है। यह मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और वाक्य प्रयोग आता है दूसरा, तो आप लोग उसको भी राइट कर सकते हैं। इसे नहीं राइट करके आप उसे भी राइट कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर देख लीजिए शुरू से क्वेश्चन आंसर, यहीं से स्क्रीनशॉट कीजिएगा। ओके, ओके, तो आपको जो कॉपी में बताया गया है और जो बुक में बताया गया है, ये दोनों हमने बुक में कहा है फिल करने, उसके बाद कॉपी में भी राइट कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट कीजिएगा, और जहाँ तक टिक लगाया गया है वहाँ तक क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, सिर्फ राइट मत कीजिएगा, लर्न भी कीजिएगा, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं। पूरा वीडियो फिर से देखिएगा, ठीक से देखिएगा, देखने के बाद ही क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट कीजिएगा, राइट करके लर्न करिएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट मत करें।